देखो तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आज करते हैं। लास्ट टाइम पे लाइट कट गई थी तो हम पूरा नहीं कर पाए थे इसको। कॉपर वायर 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो लेंथ है वो हमारे लिए हाइट होगी एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर। सिलेंडर का डायमीटर और हाइट गिवन है। एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर ले ताकि सही से समझ पाए इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। तो इस सिलेंडर में क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, जहां से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस हो गया 5 और इसका लेंथ है जो कि हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब इस पे क्या है, एक कॉपर वायर को लपेटना है, ठीक है, सो एज टू कवर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस पे, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे इस वायर को हमें लपेटना है। Find the length and mass of the wire assuming that the density of copper to be 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो लेंथ तो हम निकाल लेंगे, मास का रिलेशन डेंसिटी के साथ क्या होता है अगर तुम्हें पता हो। देखो यूनिट सब बता देगी। 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी बता रहा है ना। और डेंसिटी अगर तुमने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा हो क्लास 9th में, तो डेंसिटी को बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी का डेफिनेशन या उसका मीनिंग होता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास का एसआई यूनिट क्या होता है, ग्राम, और इसका होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी जो यूनिट बनती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बनती है, जो इसने ऑलरेडी यहां पे दी हुई है। तो ये डेंसिटी है। बट डेंसिटी हमको मालूम चल चुकी है, मास कैसे निकालेंगे। तो मास का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। तो इस फॉर्मूले से हम मास बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी हमारे पास गिवन है, बस वॉल्यूम निकालना बाकी है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए, कॉपर वायर का वॉल्यूम निकालने के लिए, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालना है। तो कॉपर वायर का जो वॉल्यूम होगा, देखो कैसे निकालोगे कॉपर वायर का वॉल्यूम। ये मान लो कॉपर वायर है, बहुत लंबी सी वायर है। तो वायर भी एक तरह का सिलेंडर होती है, उसमें क्या होता है, रेडियस बहुत ही छोटा होता है, हाइट उसमें अच्छी खासी होती है। तो इस कॉपर वायर का, ये वाला कॉपर वायर है, उसका हाइट हमको चाहिए होगा और रेडियस तो हमको मिल ही गया होगा यहां से। 3 mm अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो गया, 3/2 मिलीमीटर। तो चाहो तो 1.5 mm लिख सकते हो। तो इसका रेडियस हमको मालूम चल गया, बस लेंथ निकालनी है। और लेंथ से, लेंथ निकालते ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेंथ कैसे निकालेंगे वो समझो। इस वायर को हमें इस सिलेंडर पे, इसके सरफेस पे पूरा लपेटना है। तो वायर कुछ ऐसे हमको इसकी बाउंड्री पे लपेटते चली जानी है। ये फर्स्ट टर्न हो गया, ये वायर का फर्स्ट टर्न हो गया। उसके बाद इसी से सटाकर कर्ड सरफेस पे बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है। ये सेकंड टर्न हो गया। ये सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में फिगर इतना डीप जाके नहीं बनाना है, बस मैं समझा रहा हूं क्योंकि फिजिकली वहां पे हूं नहीं तुम्हारे सामने। तो मैं प्रॉपर अपने पेन पे एक वायर लपेट कर दिखाता, बट कोई नहीं। तो देखो ये सेकंड टर्न हो गई, ये वाला फर्स्ट टर्न है, ये वाला सेकंड टर्न है, इसके नीचे एक और टर्न। तो इस तरीके से वायर हमको लपेटते चली जानी है और इस वायर से पूरा सरफेस हमको कवर करना है, सिलेंडर का पूरा सरफेस कवर करना है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके से कितने टर्न्स बनेंगे। क्योंकि मान लो मैं बोलूं कि सिर्फ एक टर्न करना है, एक बार टर्न करना है, तो इस वायर की लेंथ हम निकाल सकते हैं। वायर एक्चुअली सिलेंडर में क्या होता है, ये सेम लेंथ की, आई मीन सेम पेरीमीटर के सर्कल एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। तो ऊपर जाके कहीं पे किसी लेंथ पे ये जो सर्कल होगी, उस सर्कल पे जो भी उसका सरकमफेरेंस होगा वही होगा इस वायर का लेंथ इन वन टर्न।
सर्कल का जो बेस पे या टॉप पे कहीं पे भी सर्कल है, उस सर्कल का जो भी सरकमफेरेंस होगा वही होगा वायर में एक टर्न का लेंथ। तो ऐसे ऐसे कितने टर्न्स हैं अगर हम वो निकाल लें तो 2πr इंटू नंबर ऑफ टर्न्स करके वायर की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि एक टर्न पे 2πr लेंथ कवर होगा। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे, कितने टर्न में ये वायर लपेटा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो टर्न्स कितने होंगे, जो हाइट है ये वाली 12 की हाइट है, 12 सेंटीमीटर की, इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 मिलीमीटर। अब क्या होगा, एक टर्न में, बहुत गौर से सुनना, एक टर्न में ये जो वायर है ना अपने डायामीटर के इक्वल लेंथ हाइट पे सबटेंड करेगा। नंबर ऑफ टर्न्स अगर निकालना है तो 12 सेंटीमीटर की जो हाइट है उस पे वायर एक टर्न में कितना सरफेस कवर कर लेगा, तो अपने डायमीटर के इक्वल कवर कर लेगा। एक डायमीटर मतलब 3 mm एक टर्न में ले लेगा हाइट का। फिर दूसरा टर्न लगाओगे तो हाइट 120 मिलीमीटर है, उसमें से 6 mm कवर हो जाएगा, क्योंकि अपने डायमीटर के इक्वल तो वो हाइट कवर करता जाएगा ना हर बार, हर एक टर्न में। तो 3 mm का डायमीटर है, इसमें हम ये देखेंगे कि 120 mm करने में कितनी बार इस वायर को लपेटना पड़ रहा है, तो वही है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर अपॉन डायामीटर ऑफ द वायर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस हम देख के हमने फॉर्मूला डेवलप किया है। नंबर ऑफ टर्न्स का ये फॉर्मूला हर समय नहीं लगा सकते, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो हाइट हो गई 120 मिलीमीटर और डायमीटर है 3 mm, तो ये आ गया 40 टर्न्स। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं। लेंथ ऑफ वायर होगा 40 इंटू 2πr। अब r कौन सा है, वायर वाला या फिर सिलेंडर वाला, कौन बताएगा। सर सिलेंडर का। सिलेंडर वाला, क्योंकि सिलेंडर वाली सर्कल पे हम इसको लपेट रहे हैं। 2 इंटू पाई इंटू आर। देखो कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब अगर कैलकुलेशन भी मैं करूंगा तो बहुत टाइम इसमें वेस्ट होगा। 40 इंटू 2, पाई की जगह पे 3.14 लेना बेटर रहेगा, क्योंकि रेडियस जो है वो 3/2 है। नहीं सॉरी, रेडियस कितना है, रेडियस 5 है, तो इंटू 5। ये पार्ट सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये लेंथ ऑफ वायर है, ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर में लेंथ ऑफ वायर हमको मिल गया। स्मॉल एच की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहां से, इसी को हम स्मॉल एच बोल देते हैं। स्मॉल एच निकाल चुके हो। अब लेंथ तो आ गया, वो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। फिर क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, नहीं मास फाइंड करना है। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखो वॉल्यूम निकालना है हमको इस वायर का, तो वायर तो सिलेंड्रिकल शेप में है, πr²h ये वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी है 8.8 ग्राम, है ना। देखो इसका 8.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये ऐसे है। और जो वॉल्यूम निकालोगे वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। ये सारा मल्टीप्लाई जब करोगे, पाई की जगह पे 3.14, रेडियस की जगह पे 1.5 का स्क्वायर, और हाइट अभी अभी जो कैलकुलेट किए हो ये वाली हाइट, इसको 8.88 से और मल्टीप्लाई करना है, तो फाइनली ये ग्राम में हमको मिलेगा। ग्राम अगर बहुत बड़ा लगेगा तो 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप ये सबको क्लियर है। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे भी हो तो आराम से पूछ सकते हो। सर हमने लेंथ ऑफ वायर में उसको 2πr से ही मल्टीप्लाई किया। हाँ क्यों किया, अच्छा नहीं, लेंथ को 2πr से कहा मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई किया 2πr से। हाँ सर, मतलब लेंथ ऑफ वायर निकालने के। अच्छा निकालने के लिए, देखो इस वायर पे, सॉरी इस वायर को सिलेंडर पे लपेटना है, तो ये बताओ कि एक बार अगर सिर्फ लपेट दिया तो कितनी लेंथ होगी उस वायर की, बताओ।
सर उसके सरफेस एरिया भी। सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया या फिर सरकमफेरेंस? सर सरकमफेरेंस। 2 पाई आर वही है। देखो वायर को जब इस पे लपेटोगे ना एक टर्न, तो क्या होगा, वो इस सर्कल पे लपेट रहे हैं, तो 2 पाई आर कवर करेगा। अब ऐसे ऐसे कितने टर्न्स है वो निकाल लो और इंटू 2 पाई आर कर लो, तो वायर की लेंथ हमको मिल जाएगी। वही हमने किया यहाँ पे। ओके सर। चलो तो इसको कॉपी कर लो सारे क्वेश्चन, लास्ट टाइम लिख लिए थे, सॉल्यूशन बस कॉपी कर लो, स्पेस छोड़ देना कैलकुलेट करने के लिए। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी करो। देखो ये क्वेश्चन, hollow cone is cut by a plane parallel to the base and upper portion is removed। तो ये जो यहां तक का लैंग्वेज है ना, ये फ्रस्टम होता है। मैं तुम्हें समझाता हूं फ्रस्टम क्या है। सिलेबस से आउट है ये, सिलेबस में नहीं है अब फ्रस्टम, पहले था। ये मान लिया एक कोन है, ठीक है। अब क्या करो, ये कोन की वर्टिकल हाइट है। एक ऐसा प्लेन लेकर आओ जो डायामीटर के पैरेलल हो, और उस प्लेन से इस कोन को कट कर लो। ये कट करके अपर पार्ट रिमूव कर लो, ये पार्ट रिमूव कर लो। ये नीचे वाला पार्ट जो बच जाएगा वो कैसा होगा, देखो वो कुछ इस शेप में होगा। बेस की जो सर्कल थी वो एज इट इज रहेगी, यहां पे एक नया सर्कल डेवलप हो जाएगा, यहां पे एक नया सर्कल डेवलप हो जाएगा। तो ये जो पार्ट बच गया ना, ये होता है फ्रस्टम। इसको फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोलते हैं। ये बात बहुत ही क्लियर है कि इस सरफेस पे जो रेडियस है और इस सरफेस पे जो रेडियस है, दोनों सेम नहीं है। अगर ये सिलेंडर होता तो उसका कट करने पे एक सिलेंडर ही मिलता। अगर ये सिलेंड्रिकल होता तो बेस के पैरेलल प्लेन से कट करके रिमूव कर ले अपर पार्ट, मान लो यहां से कट करके हटा लिया, तो नीचे वाला पार्ट जो बचा वो भी सिलेंडर होगा, बस हाइट कम हो जाएगा उसका। लेकिन इसमें क्या होगा, नीचे वाला पार्ट कोन नहीं रहेगा, नीचे वाला पार्ट कोन नहीं रहेगा। हाँ, ऊपर जो रिमूव किया वो एक छोटा सा कोन बन जाएगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट वो इस शेप में आएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। हालांकि सिलेबस से आउट है ये, तो ये क्वेश्चन मतलब बहुतों को लगेगा देख के कि सिलेबस से आउट है, क्योंकि फ्रस्टम हटा दिया है सिलेबस से। बट हम इसको फ्रस्टम के फॉर्मूले से, फ्रस्टम के कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बच्चों को परेशान करने के लिए कि बच्चे सोचेंगे सिलेबस से आउट है, वो छोड़ के चले आएंगे। नहीं, ये क्वेश्चन हम कोन की हेल्प से भी कर सकते हैं। दो मेथड से इसको करने के, एक तो फ्रस्टम का कॉन्सेप्ट और दूसरा केवल कोन का मेथड, केवल कोन का फॉर्मूला यूज करके भी इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। देखो कैसे करेंगे। तो हॉलो कोन है, is cut by a plane parallel to the base and upper portion is removed। तो पहले फिगर इसका ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये सिचुएशन है, ये एक कोन बना लेते हैं पहले। कोन का ये रेडियस कैपिटल आर। इस सर कोन की आपकी वॉइस में थोड़ी देखो यहां पे, तो इस कोन की जो वर्टिकल हाइट है वो ये वाली है, ये कोन की वर्टिकल हाइट है ए। नहीं, फ्रस्टम का मेथड अब यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब फ्रस्टम का मेथड एग्जाम में यूज नहीं करोगे, फ्रस्टम का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में यूज नहीं करोगे। बोर्ड एग्जाम में हम रिस्क नहीं ले सकते, वो प्लेटफॉर्म नहीं है बोर्ड एग्जाम की करके देखते हैं क्या होगा। वो सब स्कूल के एग्जाम में कर सकते हो कि करके देखते हैं क्या पता मार्क्स मिल जाए, मालूम चल जाएगा कटता है कि मिलता है। वो सब बोर्ड एग्जाम वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहां पे हम रिसर्च करें। वहां बिल्कुल जो लिखा हुआ है वही चीज हम फॉलो करेंगे, हाफ मार्क्स का भी रिस्क नहीं ले सकते। तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में फ्रस्टम का कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। hollow cone is cut by a plane parallel to the base and upper portion is removed। तो एक प्लेन से इसको कट करते हैं पहले,
चलो यहां से इसको कट कर लिया, कट करके अपर पोर्शन रिमूव कर दिया, है ना, तो ये पोर्शन रिमूव्ड है। बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पोर्शन को हम रिमूव नहीं करते हैं, अभी रखते हैं वहीं पे, और यहां पे जो सर्कल है वो सर्कल भी बना लेते हैं। ए बी सी हो चुका है। इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं डी, इस पॉइंट को ई बोल देते हैं। अपर वाले पार्ट का जो रेडियस है उसको स्मॉल आर ले लेते हैं। ये हमारे सारे अजम्पशन है। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब नीचे वाला पार्ट रिमाइंडर है, तो इस पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया is 8/9 the curved surface area of whole cone. Then find the ratio of the line segment into which the cone's altitude is divided by the plane. अपर पार्ट जब रिमूव कर दिया तो जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट मतलब ये रेड से जो एरो बना है, ये वाला पार्ट रिमेनिंग है, नीचे वाला, तो इस पार्ट का CSA is equal to 8/9 the curved surface area of whole cone. तो नीचे वाले पार्ट का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 8/9 है पूरे कोन का CSA के। देखो कैसे लिखते हैं, CSA ऑफ द लोअर पार्ट इक्वल टू 8/9 CSA ऑफ होल कोन। ठीक है, तो हम फ्रस्टम के मेथड से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, फ्रस्टम हमारे सिलेबस से आउट है। लोअर पार्ट जो है वो फ्रस्टम है, उसको हमें यहां से एलिमिनेट करना है। लोअर पार्ट फ्रस्टम है, फ्रस्टम का CSA वैसे नॉलेज हो तो, अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो ले लो, ये फ्रस्टम का CSA होता है। फ्रस्टम का स्लैंट हाइट ये कैपिटल L है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये फ्रस्टम का CSA होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। बट ये हमको यूज करना नहीं है, तो इसीलिए नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम हटाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बट रिप्लाई बहुत कम लोग कर पाएंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नीचे वाले पार्ट का CSA 8/9 है पूरे पार्ट का, तो ऊपर वाले पार्ट का CSA कितना होगा विथ रेस्पेक्ट टू द लार्जर कोन? तो 1/9। 1/9। 1/9, क्या बात है, मैं इतना 9। आंसर मिलेगा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऊपर वाले का 1/9 आएगा, कैसे लिखोगे उसको? तो CSA ऑफ लोअर पार्ट देखो कैसे लिखेंगे, CSA ऑफ लोअर पार्ट विल बी इक्वल टू CSA ऑफ होल कोन माइनस CSA ऑफ स्मॉलर कोन। यही तो होगा 8/9 CSA ऑफ लार्जर कोन, होल कोन मतलब लार्जर कोन। ये लाइन एक बार देख लो, समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। लोअर पार्ट का CSA क्या होगा, बड़े वाले कोन के CSA में से ऊपर वाले कोन का CSA माइनस। सर आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन आ रहा है। तो यहां से हम क्या करते हैं, दोनों कोन के CSA का रेशियो फाइंड करते हैं। तो ये होल कोन वाला पार्ट लेफ्ट साइड पे और स्मॉलर कोन हम ले जाते हैं राइट साइड पे। CSA ऑफ लार्जर कोन प्लस 8/9 CSA ऑफ लार्जर कोन इक्वल टू CSA ऑफ स्मॉलर कोन। ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, CSA ऑफ स्मॉलर कोन, ये इधर आके माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। तो ये 9 माइनस 8 कितना आ गया, 1/9, 1/9 इंटू CSA ऑफ लार्जर कोन इक्वल टू CSA ऑफ स्मॉलर कोन। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें रेशियो CSA ऑफ लार्जर कोन अपॉन CSA ऑफ स्मॉलर कोन, CSA ऑफ स्मॉलर कोन, ये कितना आएगा 1/9। ठीक है, यहां तक दोनों कोन के CSA का हमको रेशियो मालूम चल चुका है।
इधर देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो लार्जर कोन का CSA पाई आर। अच्छा, लार्जर कोन में रेडियस हमारी कैपिटल आर रहेगी और स्लैंट हाइट जो रहेगा वो AC रहेगा। एक बार देख लो, कोई परेशानी हो तो बता दो। लार्जर कोन का जो स्लैंट हाइट है वो AC रहेगा, अपॉन पाई इंटू स्मॉलर कोन का जो रेडियस है वो आर है, और इंटू उसका स्लैंट हाइट क्या रहेगा, AE। ये है 1/9। एक्चुअली हमें क्या, CSA of larger cone upon CSA of smaller cone is equal to 9/1 नहीं होगा? अच्छा Yes, sir. हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो इसको 9/1 कर लेते हैं, इसको भी 9/1 कर लेते हैं। आई होप अब सब ठीक हो गया, नहीं? लार्जर अपॉन स्मॉलर 9/1, 9/1 अब ठीक हो गया। Yes. सबसे पहले तो इस पाई को पाई से हटा लो, ये हो गया R/R इंटू AC/AE इक्वल टू 9 अपॉन में 1। तो करना क्या है हमें, एल्टीट्यूड्स पे कौन सा रेशियो बन रहा है वो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट इनटू विच द कोन्स एल्टीट्यूड इज डिवाइडेड बाय द प्लेन। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहां लिखता हूं, टू फाइंड AB लाइन सेगमेंट पे ये प्लेन कौन सा रेशियो फॉर्म कर रही है वो बताना है। तो ये प्लेन कौन सा रेशियो फॉर्म कर रही है, AD अपॉन DB, यही तो फॉर्म कर रही है। तो हमें फाइंड करना है AD अपॉन BD, ये चीज हमें फाइंड करनी है। ओके, हमारे पास रेडियस और ये वाली रेडियस फ्रैक्शन के फॉर्म पे है, और AC और AE ये भी हमारे पास रेशियो के फॉर्म पे है। ये देखो AC अपॉन AE भी रेशियो के फॉर्म पे है। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी सिमिलैरिटी यूज करेंगे, ट्रायंगल ADE और ABC इन दोनों को सिमिलर करेंगे, और फिर हर एक रेशियो को हम AB पे लेके आएंगे। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, सबसे पहले एंगल ADE और एंगल ABC दोनों कितने, 90 डिग्री। फिर उसके बाद एंगल DAE एंगल BAE, ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ABC डबल A क्राइटेरिया। तो ADE और ABC क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो साइड्स का रेशियो क्या मिलेगा, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC। यहां तक देख लो, कोई परेशानी किसी को तो बताओ, आंसर बस आने ही वाला है। No, sir. ठीक है, थोड़े अजम्पशन के अकॉर्डिंग इनको लिख लिया जाए, AD अपॉन AB ऐसे ही छोड़ दो, इनटू DE अपॉन BC को तो R अपॉन R लिख सकते हैं, नॉट इनटू, इक्वल टू, और ये AE अपॉन AC, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। इनको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 ये वाली है। अब 2 की वैल्यू 1 में डालेंगे, तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इंटू AC/AE, ये था 9/1। कैपिटल R बाई स्मॉल r, यहां देखो इसकी जगह पे क्या हम AB/AD लिख सकते हैं। Yes, sir. Sir, लेकिन रेसिप्रोकल हो रखा है ना वो तो। हाँ तो वही ना, AB/AD बोल रहा हूं। Yes, sir. कैपिटल R बाई स्मॉल r की जगह AB अपॉन AD, AC/AE, क्या इसको भी AB/AD लिखा जा सकता है, Yes, sir. इक्वल टू 9/1। तो यहां से AB अपॉन AD, इसका हो गया होल स्क्वायर, इक्वल टू 9/1। तो AB अपॉन AD ये कितना मिल गया, 3/1 मिल गया। Yes, sir. यहां पे हमको AD बाई BD फाइंड करना है, ध्यान रखो, AD अपॉन BD।
तो इन दोनों में से AD तो बिल्कुल परफेक्ट है, AB को स्प्लिट करो। AB कैसे लिखोगे? AD प्लस BD अपॉन AD इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके AD प्लस BD इक्वल टू 2AD, सॉरी 2 नहीं 3AD। अब ये AD उधर ट्रांसपोज हो गया, तो BD इक्वल टू 2AD। AD बाई BD कितना आ रहा है? AD अपॉन BD, क्या ये 1/2 आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया आंसर। क्या मतलब हुआ इसका? AB के मिड पॉइंट पे अगर हम सेक्शन बनाते हैं तो ये चीज हो जाएगी। कौन सी चीज? नीचे वाले पार्ट का CSA 8/9 होगा पूरे कोण का, अगर हम AB के मिड पॉइंट से उसको कट कर ले तो। चलो कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, 4 मार्कर है ये सब, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना है इसको, आंसर भी लिख लेना। 837.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को कॉपी करो। तो V is the volume of a cuboid of dimensions A, B and C. Capital S is its surface area. Then prove this. देखो इस क्यूबॉइड का जो डायमेंशन है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, वो ABC है। तो लेंथ A है, ब्रेथ वो B ही है, और हाइट C है। V क्या है? इसका वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है, और कैपिटल S क्या है? सरफेस एरिया, मतलब TSA। सरफेस एरिया का मतलब बहुत क्लियर रखना माइंड में, टोटल सरफेस एरिया ऑलवेज। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। तो ABC हो गया वॉल्यूम। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इस S को अगर यहां ट्रांसपोज करो तो ये S बाई V है ना, S बाई V है। तो हम भी क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 2 को 1 को डिवाइड करते हैं। तो S बाई V कैसे मिलेगा? देखो, 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA अपॉन में ABC। 2 को रखो बाहर, AB के साथ इन तीनों को सेपरेट करो, फिर BC के साथ, फिर CA के साथ। तो ये बन गया 2, AB से AB कैंसिल, 1/C, ये 1/B और 1/A। इधर से क्या चला आ रहा है? S बाई V। 2 के नीचे 1 है, तो इसको लिखो 1/V, इस S को ले आओ 2 के नीचे और इसको रीअरेंज कर लो, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी सी लॉजिक नहीं है। आई होप सबको क्लियर है, कॉपी करो इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखो, इसको करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ना 2 मार्कर 3 मार्कर में बहुत पूछे जाते हैं। देखो, a sphere and a cube have same surface areas। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4πr²। ये इक्वल है किसके? TSA ले रहा हूं मैं, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का मतलब TSA होता है। तो स्फीयर और क्यूब का TSA सेम है,
स्फीयर का TSA 4πr² और क्यूब का होता है 6a²। दोनों क्या है, आपस में सेम है। जहां पे r मैंने रेडियस लिया है किसका, स्फीयर का, स्फीयर का रेडियस कैपिटल R लिया है, और स्मॉल a से साइड लिया है क्यूब का। शो दैट रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज √6:√π। देयर वॉल्यूम मतलब स्फीयर का वॉल्यूम पहले, क्यूब का वॉल्यूम बाद में। तो टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू √6/√π। देखो इस इक्वेशन को जो गिवन है थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करें। तो ये लिखा है 4πr² इक्वल टू 6a², जो कैंसिल हो रहा है वो कर लेते हैं। r² अपॉन a², ये कितना मिल गया, 6/4π, जिसको लिख सकते हो 3/2π। तो r/a की वैल्यू मिलेगी √3/2π। r/a मिल गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको LHS में है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ और क्यूब का वॉल्यूम a³। ये हो गया 4/3πr/a का होल क्यूब। एक बार देख के बताओ, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 4/3πr/a का होल क्यूब। यस सर। यस ये हो सर। गया 4π/3। r/a की जगह पे इक्वेशन 1 से क्या रखना है, 3/2π √ और इसका क्यूब। ये देखो 4π/3, ये कैसे लिखोगे, √3/2π मतलब रूट के अंदर, फिर √3/√2π, फिर √3/√2π, क्योंकि बेस का क्यूब है तो बेस को 3 बार लिख लिया मल्टीप्लाई करके। इधर देखो, तो ये हो गया 4π/3 इंटू √3 इंटू √3, 3, एक √3 और बचा है, अपॉन √2π कितना हो गया 2π, और एक √2π अभी बचा है। ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां बच गया 2 इंटू √3। डिनोमिनेटर में देखो, इसको √2 इंटू √π लिख सकते हो ना, √2π को यस √2 सर। इंटू √π लिख सकते हो। अब ऊपर वाले 2 को फैक्टराइज करो, √2 इंटू √2 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू √π। एक √2 कैंसिल, न्यूमरेटर बच गया √6, डिनोमिनेटर √π, जिसको हम √6:√π बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो ये हो गया सॉल्व। इसको भी कॉपी कर लो।